नया हॉस्टल, नई शुरुआत। राहुल का एडमिशन शहर के सबसे पुराने कॉलेज में हुआ था। पढ़ाई में तेज, लेकिन थोड़ा शर्मीला लड़का था। पहली बार अपने घर से दूर रहना पड़ रहा था। मां की आंखों में आंसू थे और पिता की आंखों में गर्व। कॉलेज के हॉस्टल में कमरा मिला। कमरा नंबर 205, दूसरी मंजिल पर। हॉस्टल का नाम था कृष्ण निवास छात्रावास। बहुत बड़ा नहीं था, पर पुराना जरूर था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, लकड़ी की सीढ़ियां और हर रात एक अजीब सी खामोशी। राहुल को नया कमरा ठीक लगा। 2 और लड़के थे, कबीर और सूरज। दोनों अच्छे थे, मस्त मौला टाइप। पर एक बात उन्होंने आते ही राहुल से कही, भाई, तीसरी मंजिल पर कभी मत जाना। वहां आग लगी थी कई साल पहले। सब बंद कर दिया है। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्यों? भूत प्रेत है क्या? सूरज बोला, पता नहीं यार, पर कई लोगों ने वहां अजीब चीजें देखी हैं। कबीर बोला, हम तो नहीं जाते, तू भी मत जाना। राहुल ने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा कॉलेज और इतनी बकवास बातें। सब कुछ ठीक चल रहा था। क्लासेस, नए दोस्त, कैंटीन का खाना। लेकिन पहली ही हफ्ते एक रात पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। जनरेटर भी खराब था। सब लोग अपने अपने कमरे में मोबाइल की रोशनी में बैठे थे। राहुल वॉशरूम जा रहा था कि अचानक एक लड़की की हंसी की आवाज आई। बहुत धीमी, बहुत अजीब। उसने सोचा, शायद कोई मोबाइल पर वीडियो देख रहा है। लेकिन वॉशरूम के पास कोई नहीं था। वापसी में सीढ़ियों से आते हुए देखा, तीसरी मंजिल की तरफ वाला दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से कुछ रोशनी आ रही थी, पीली, टिमटिमाती हुई। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और दरवाजा खोला। सीढ़ियां ऊपर तक साफ थी। कोई धूल नहीं, कोई जाले नहीं। बंद मंजिल ऐसी साफ कैसे? उसने सोचा। राहुल धीरे धीरे ऊपर गया। वहां पहुंचते ही उसे ठंड का एहसास हुआ, जैसे कोई बर्फ की हवा चल रही हो। कॉरिडोर में 3-4 कमरे थे। आखिरी कमरे के बाहर लिखा था, कमरा 313, रिया माथुर। राहुल को अजीब लगा। अगर मंजिल बंद है तो ये नाम क्यों है दरवाजे पर? तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राहुल ने झांक कर देखा। अंदर कोई बैठा था। लंबी बालों वाली लड़की, नीली ड्रेस में। पीठ उसकी तरफ थी। राहुल ने डरते डरते पूछा, डॉट कौन है? लड़की ने धीरे से गर्दन मोड़ी, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। और फिर कहा, अब तुम भी यही रहोगे। और उसी पल पूरा कॉरिडोर जलने लगा। आग, हर तरफ आग। राहुल चिल्लाया, बचाओ, और भागा। लेकिन जैसे ही सीढ़ियां पकड़ने लगा, वो गायब थी। राहुल की आंख खुली। अपने कमरे में था, पसीने से भीगा हुआ। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। कबीर और सूरज सो रहे थे। राहुल उठा, खुद को देखा। कपड़े वैसे ही थे जैसे रात को पहने थे। सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक चीज के। उसके मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो चलाया, तीसरी मंजिल, वो कमरा, वो लड़की, और आखिरी आवाज, हर रात आग लगेगी और तुम वही फंसे रहोगे। राहुल कई दिन तक ठीक से सो नहीं पाया।
हर रात जब आंखें बंद करता, वो आग, वो लड़की और वो आवाज उसके कानों में गूंजने लगती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना था या हकीकत। लेकिन मोबाइल में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, वो सबूत था कि कुछ तो ऐसा हुआ था जो सामान्य नहीं था। उसने कबीर और सूरज से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन जब उसने वीडियो दिखाना चाहा, तो अजीब बात यह हुई कि वीडियो अचानक गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। कबीर ने कहा, तू बहुत ज्यादा सोच रहा है भाई। नई जगह, नया माहौल, कभी कभी ऐसे लगने लगता है। तू बस आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राहुल जानता था कि ये सिर्फ उसकी सोच नहीं थी। वो कुछ देख चुका था, कुछ बहुत डरावना। अगली रात राहुल ने ठान लिया कि वो तीसरी मंजिल पर फिर से जाएगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। उसने पॉकेट में एक छोटा कैमरा फिट किया जो लगातार रिकॉर्डिंग करता था। मोबाइल की टॉर्च को ज्यादा पावरफुल फ्लैशलाइट से बदल दिया। उसने अपने जूतों के नीचे रबर के टुकड़े चिपका दिए ताकि अगर फर्श गर्म हो तो भी वो चल सके। रात को करीब 2 बजे फिर से हॉस्टल की लाइट चली गई। जनरेटर चालू नहीं हुआ। सब फिर से अंधेरे में। हॉस्टल में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल धीरे धीरे अपने कमरे से निकला। कोई आवाज नहीं थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए जब वो दूसरी मंजिल से तीसरी की तरफ बढ़ा, तो देखा कि दरवाजा फिर थोड़ा खुला था। इस बार जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा के साथ एक तेज गंध आई, जलते बालों और किसी पुराने लकड़ी के फर्नीचर की। वो धीरे धीरे ऊपर गया। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे चल रहा हो। लेकिन जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही फिर वही दृश्य, साफ सुथरा कॉरिडोर और आखिरी कमरे पर वही नाम, रिया माथुर। इस बार राहुल ने कमरे के अंदर झांकने से पहले दरवाजे की हैंडल को छूकर देखा। ठंडी थी। फिर धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य वैसा ही था जैसे पहले देखा था, लेकिन इस बार लड़की वहां नहीं थी। कमरे में एक पुराना स्टडी टेबल था। उस पर एक जली हुई डायरी पड़ी थी। राहुल ने डरते हुए वो डायरी उठाई और धीरे धीरे पलटने लगा। पहला पन्ना आधा जला हुआ था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, मुझे यहां बंद कर दिया गया है। कोई मेरी बात नहीं सुनता। आग लग चुकी है और मैं। बाकी पन्ना जला हुआ था। तभी कमरे में एक जोर की खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई अलमारी अपने आप खुल गई हो। राहुल ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। अलमारी के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर एक और दरवाजा था, बहुत छोटा और आधा खुला हुआ। राहुल ने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला। अंदर एक छोटा कमरा था, अंधेरा, धूल भरा और दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचकर कुछ लिखा हो। राहुल ने पास जाकर देखा, दीवार पर लिखा था, हर रात जब घड़ी 3 बजती है, सब शुरू होता है। बाहर मत जाना। आग सिर्फ आग नहीं है, वो खुद चलती है, वो ढूंढती है। राहुल की सांसें तेज हो गई। तभी उसके पीछे अचानक एक लड़की की सिसकी सुनाई दी। उसने डरते हुए पलटकर देखा। वही लड़की, नीली ड्रेस में। इस बार पूरा चेहरा दिख रहा था। झुलसा हुआ चेहरा, आंखें लाल और खाली,
जैसे वो सीधे राहुल की आत्मा को देख रही हो। उसने कहा, तू आया क्यों? तुम सबने मेरी मदद नहीं की थी उस रात। अब हर रात तुम्हें जलना पड़ेगा, जैसे मैं जली थी। कमरे की दीवारें अचानक कांपने लगी, फर्श दरकने लगा और आग फिर से फैलने लगी। राहुल भागा पूरी ताकत से बाहर की तरफ, पर इस बार आग की लपटें उसके पीछे पीछे आ रही थी, जैसे किसी जानदार चीज की तरह। वो सीढ़ियों तक पहुंचा और छलांग लगाकर नीचे कूदा। गिरा, चोट लगी, लेकिन बच गया। अगली सुबह उसकी आंख हॉस्पिटल में खुली। पैरों में पट्टियां थी। हॉस्टल के वार्डन और 2 लड़के पास बैठे थे। वार्डन ने गुस्से में पूछा, तू तीसरी मंजिल गया था? वहां कोई नहीं जाता। क्या देखा वहां? राहुल ने चुपचाप अपनी जेब से कैमरा निकाला, जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो चलाने की कोशिश की, कैमरा फट गया। हॉस्पिटल के कमरे में अचानक एक बदबू भर गई। डॉक्टर ने खिड़की खोली, लेकिन कोई हवा नहीं आई। राहुल को समझ आ गया था, ये सब एक खेल नहीं है। वो किसी लूप में फंस गया है और इससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ भागना काफी नहीं, उसे सच का सामना करना होगा। राहुल की हॉस्पिटल से छुट्टी तो हो गई, लेकिन उसके मन में डर की एक परत और गहरी होती चली गई। तीसरी मंजिल की वो लड़की, वो आग और वो दीवारों पर लिखे शब्द, सब कुछ जैसे हर पल उसके साथ चल रहे थे। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी, लेकिन उसे तो अब चैन ही नहीं था। हॉस्टल लौटते ही उसने सबसे पहले अपनी पुरानी किताबें और लैपटॉप खोला। वो अब तीसरी मंजिल के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। गूगल पर खोजते खोजते उसे हॉस्टल की एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट मिली। 5 साल पहले XYZ कॉलेज के हॉस्टल में तीसरी मंजिल पर आग लग गई थी, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई। नाम था रिया माथुर। रिया माथुर, वही नाम, वही कमरा। राहुल ने सोचा कि वो इस बात को लेकर प्रिंसिपल से बात करेगा, लेकिन जब वो ऑफिस गया तो प्रिंसिपल ने उसे देखकर सीधे कहा, तीसरी मंजिल का जिक्र मत करना। ये कॉलेज की इज्जत का सवाल है। तुम्हें अगर यहां पढ़ाई करनी है तो दिमाग में उल्टी सीधी बातें मत भरो। राहुल अब और चुप नहीं रह सकता था। उसे उस आग की सच्चाई जाननी थी। उसने कबीर को अपने भरोसे में लिया और रात में दोनों ने मिलकर पुराने वार्डन का पता निकाला, जो अब हॉस्टल छोड़ चुका था और शहर के बाहर एक छोटे गांव में रह रहा था। अगले दिन दोनों बाइक से वहां पहुंचे। वार्डन, जिनका नाम था त्रिपाठी जी, पहले तो बात करने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जब राहुल ने रिया का नाम लिया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रिया एक होनहार लड़की थी, लेकिन उस रात जो हुआ वो सिर्फ हादसा नहीं था। कुछ था उस कमरे में, एक बात जो किसी को नहीं बताई गई। रिया उस रात अकेली नहीं थी कमरे में। कबीर ने चौंक कर पूछा, मतलब? त्रिपाठी जी बोले, रिया का किसी से अफेयर चल रहा था। वो लड़का अक्सर रात में चुपके से हॉस्टल में आता था। उस रात भी आया था, लेकिन जब आग लगी वो लड़का भाग गया। रिया वही जल गई और किसी ने उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि वो लड़का कॉलेज के एक बड़े अधिकारी का बेटा था। राहुल को लगा जैसे कोई जोर से उसके कानों में चीख पड़ा हो।
उसकी धड़कन तेज हो गई। आपको उसका नाम याद है? त्रिपाठी जी ने गहरी सांस ली। फिर कहा, अयान। अयान वर्मा। राहुल और कबीर हॉस्टल लौटे। राहुल का सिर फट रहा था। उसे याद आया, अयान वर्मा। ये नाम उसने कहीं सुना था। फिर अचानक उसे याद आया, उसके पापा के पुराने ऑफिस दोस्त का बेटा था अयान, जो कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। पर अगर अयान मर चुका था, तो उस रात रिया के साथ कमरे में कौन था? राहुल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब उसे नींद नहीं आती थी। हर रात 3 बजे वो किसी अजीब सी हरकत की आवाज सुनता, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, कोई दरवाजा खटकाता हो। एक रात उसने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर कुछ हलचल सुनी। जब झांक कर देखा, तो हल्की नीली रोशनी में कोई लड़की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। रिया। इस बार राहुल ने उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, एक झटका लगा और पूरा माहौल बदल गया। कॉरिडोर फिर से वैसा ही हो गया, नया सा, साफ सुथरा और खामोश, जैसे 5 साल पीछे चला गया हो। राहुल ने देखा, रिया अपने कमरे में है और हंसते हुए किसी से फोन पर बात कर रही है। राहुल समझ गया, ये कोई सपना नहीं, ये टाइम लूप है। वो उस रात को दोबारा जी रहा है। फिर एक लड़का कमरे में आता है, लंबा, चेहरा साफ नहीं दिख रहा। रिया कहती है, तुमने कहा था कि तुम सब संभाल लोगे। अगर किसी को पता चला तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़का कहता है, डरो मत, कोई कुछ नहीं जानेगा। बस वो पेपर मेरे नाम कर दो और फिर हम यहां से निकल चलेंगे। राहुल हक्का बक्का रह गया। ये अफेयर नहीं था, ये ब्लैकमेल था। अचानक कमरे में एक शॉर्ट सर्किट होता है, स्पार्क्स उड़ते हैं। लड़का घबराकर भागता है। रिया चिल्लाती है, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। कमरे में आग लग जाती है। राहुल भागकर रिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका हाथ उसके हाथ से पार हो जाता है, जैसे वो सिर्फ हवा हो। वो चिल्ला रहा था, रिया, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। रिया की आंखों में आंसू है, लेकिन वो बस एक बात कहती है, तू वक्त को नहीं बदल सकता, लेकिन तू सच को सामने ला सकता है। सारा कमरा आग में घिर गया। अगले पल राहुल अपनी बेड पर आग खोलता है, पसीने से तरबतर। वो फिर बच गया, लेकिन अब उसे पता चल गया था, रिया के साथ धोखा हुआ था। और अब उसकी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उसे इंसाफ ना मिले। राहुल ने फैसला कर लिया, अगला कदम वो खुद नहीं उठाएगा। अब तीसरी मंजिल पर फिर जाना होगा, लेकिन इस बार सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए। राहुल अब ठान चुका था कि वो रिया को इंसाफ दिलाकर रहेगा। अगले दिन वो कॉलेज लाइब्रेरी गया, जहां पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड रखे जाते थे। वहां बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे एक धूल से सनी फाइल मिली, जिस पर लिखा था, हॉस्टल इंसिडेंट रिपोर्ट 5 years अगो। फाइल की हालत खराब थी, लेकिन पन्ने अब भी पढ़े जा सकते थे। उसने देखा, रिपोर्ट में लिखा था कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी और रिया कमरे में अकेली थी। मौत दम घुटने से हुई थी। लेकिन फाइल के आखिरी पन्नों पर एक रिपोर्ट के कोने में पेंसिल से कुछ लिखा था। रिया उस रात अकेली नहीं थी। कोई लड़का खिड़की से निकला था। राहुल की धड़कनें तेज हो गई।
उसने ये बात पहले भी सुनी थी, त्रिपाठी जी से, लेकिन अब सबूत था उसके पास। अचानक लाइब्रेरी की लाइट फड़कने लगी। पंखा खुद ब खुद रुक गया। राहुल ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। वो फाइल लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कौन है? राहुल चिल्लाया। कुछ नहीं, बस हल्की सी हवा और रिया की धीमी आवाज। सच के करीब जा रहे हो। रुकना मत। राहुल डर गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए फाइल लेकर हॉस्टल लौटा। उसने कबीर को सब कुछ बताया। कबीर बोला, भाई, ये अब पुलिस केस लग रहा है। हमें किसी भरोसेमंद टीचर से बात करनी चाहिए। दोनों ने प्रोफेसर शेखावत से मिलने का सोचा। वो कॉलेज में काफी पुराने थे और ईमानदार माने जाते थे। शेखावत सर ने सारी बात सुनने के बाद गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता था कि रिया के साथ कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन मुझे चुप करा दिया गया। जो लड़का उस रात वहां था, वो कोई और नहीं, इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा आदित्य कपूर था। राहुल और कबीर हैरान रह गए। आदित्य कपूर? वो तो अभी भी कॉलेज के मैनेजमेंट में था। सर, हमें कुछ करना होगा, राहुल ने कहा। शेखावत बोले, तुम दोनों कुछ भी कर लो, अगर सबूत नहीं है तो कोई कुछ नहीं मानेगा। राहुल को कुछ याद आया, उस रात जो टाइम लूप में उसने देखा था, रिया और वो लड़का। क्या उस कमरे में कुछ कैमरा या रिकॉर्डिंग हो सकती है? उसने कबीर के साथ जाकर तीसरी मंजिल के उस कमरे की जांच की। पहले तो सब वैसा ही बंद और वीरान था, लेकिन जब दीवार पर लगे पुराने कैलेंडर के पीछे हाथ लगाया, तो वहां एक छोटी सी दीवार में दरार सी लगी हुई थी। राहुल ने उसे खरोंच कर खोला। अंदर एक पुराना छोटा सा रिकॉर्डर था। वो पोंछा और चालू करने की कोशिश की, लेकिन खराब हो चुका था। कबीर बोला, इसे किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप ले चलते हैं, शायद कुछ निकल आए। अगले दिन दोनों ने रिकॉर्डर की मरम्मत करवाई। उसमें से जो आवाज निकली, उसने सबको हिला कर रख दिया। रिया की आवाज थी, आदित्य, अगर तुमने पेपर साइन नहीं किए तो मैं सबको बता दूंगी। लड़के की आवाज, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुझे पता भी है मैं कौन हूं। रिया, मैं डरती नहीं किसी से, मैं सब बता दूंगी। कैसे तुमने मुझे फंसाया, कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद की। आदित्य, तू जाएगी कहीं नहीं। उसके बाद एक जोर का धमाका, फिर रिया की चीखें। राहुल का खून खौल गया। अब ये सिर्फ भूत या आत्मा की कहानी नहीं थी, ये एक मर्डर केस था। उस रात राहुल फिर तीसरी मंजिल गया। वो जानना चाहता था, अब अगला कदम क्या है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सब फिर बदल गया। वो फिर उसी रात में पहुंच गया। आग, धुआं और रिया की चीखें। लेकिन इस बार रिया उसे देखकर चुप हो गई। अब तू समझ गया है, अब तू जानता है कि मुझे किसने मारा। राहुल ने सिर हिलाया। रिया ने कहा, अब तू ही है जो मुझे इंसाफ दिला सकता है। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। अचानक कमरे में दीवार पर खून से लिखा एक शब्द चमकने लगा, रहस्य। राहुल ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पूरा कमरा हिल गया और वो जोर से नीचे गिर पड़ा। नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। कबीर ने कहा, भाई, रिकॉर्डिंग वाली फाइल गायब है।
किसी ने रात में हमारे कमरे से चुरा ली। राहुल समझ गया आदित्य को सब पता चल गया है और अब वो रिकॉर्डिंग को खत्म कर देगा। पर उसे नहीं पता कि एक कॉपी राहुल पहले ही बना चुका था। अब फैसला हो चुका था, आदित्य को बेनकाब करना ही होगा, चाहे इसके लिए राहुल को कॉलेज की इज्जत, खुद की जान या कुछ भी दांव पर लगाना पड़े। कॉलेज का एनुअल डे आने वाला था। चारों तरफ तैयारी चल रही थी। लाइटिंग, साउंड सिस्टम, बैनर, डेकोरेशन, हर कोना चमक रहा था। लेकिन राहुल का ध्यान इन सब पर नहीं था। उसकी निगाह बस एक चीज पर थी, उस रिकॉर्डिंग को सबके सामने चलाना और आदित्य कपूर का असली चेहरा सबके सामने लाना। उसने एक प्लान बनाया। कबीर ने भी पूरा साथ देने की कसम खा ली थी। रिकॉर्डिंग की एक कॉपी राहुल ने पहले ही अपने फोन में सेव कर रखी थी और दूसरी एक पेन ड्राइव में। वो जानता था कि आदित्य कुछ भी कर सकता है, इसलिए हर कदम सावधानी से रखना था। एनुअल डे की शाम कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। चीयर लीडर्स डांस कर रही थी। साउंड सिस्टम पर धमाकेदार म्यूजिक बज रहा था। प्रिंसिपल, फैकल्टी, स्टूडेंट्स सब मौजूद थे और आदित्य भी मंच के पास, सुथरे कपड़े और मुस्कान के साथ लोगों से हाथ मिला रहा था। राहुल ने कबीर को इशारा किया। दोनों धीरे से ऑडिटोरियम के कंट्रोल रूम में पहुंचे। वहां एक पुराना प्रोजेक्टर सिस्टम और माइक कनेक्शन था। राहुल ने पेन ड्राइव लगाई और तैयार हो गया। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? कबीर ने झूठ बोला, हम टेक टीम से हैं। सर ने भेजा है कुछ चेक करने। गार्ड थोड़ी देर घूरता रहा, फिर जाने दिया। राहुल ने रिकॉर्डिंग को तैयार किया और प्रोजेक्टर को लाइव स्टेज से कनेक्ट कर दिया। घड़ी में 7 बज चुके थे। आदित्य अब मंच पर आकर भाषण देने वाला था और जैसे ही उसने माइक पकड़ा, राहुल ने बटन दबा दिया। पूरे ऑडिटोरियम में अचानक एक लड़की की डरी हुई आवाज गूंजी, आदित्य, अगर तुमने पेपर साइन नहीं किए तो मैं सबको बता दूंगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर अब रिया और आदित्य की परछाइयां दिखने लगी। छुपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड हुआ वीडियो जो कभी किसी ने नहीं देखा था। मैं डरती नहीं किसी से, मैं सब बता दूंगी। कैसे तुमने मुझे फंसाया, कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद की। तू जाएगी कहीं नहीं। फिर एक जोरदार चीख और फिर शांति। सारे स्टूडेंट्स चौंक गए। कुछ की आंखों में आंसू आ गए, कुछ सहम गए। प्रिंसिपल हक्का बक्का खड़ा रह गया और आदित्य, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने माइक फेंका और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से पुलिस अंदर आई। शेखावत सर पहले ही पुलिस को सूचना दे चुके थे। आदित्य कपूर, तुम्हें रिया वर्मा की हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा। आदित्य चिल्लाया, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन भीड़ अब चुप नहीं थी। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। राहुल ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे रिया की आत्मा अब चैन पा गई होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी रात राहुल हॉस्टल में अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक उसे लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। वहां रिया खड़ी थी,
मुस्कुराते हुए, तूने मेरा काम पूरा किया, अब मैं जा सकती हूं। राहुल की आंखें भर आई। रिया, माफ करना, अगर मैं पहले जान जाता। रिया बस मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में घुल गई। राहुल उठा और कमरे से बाहर आया। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर देखा। दरवाजा जो सालों से बंद था, अब धीरे धीरे खुल रहा था। लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, कोई आग नहीं, कोई चीखें नहीं, बस एक शांति, जैसे किसी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना अब लिख दिया गया हो। अगले दिन कॉलेज में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग राहुल को देखकर सर झुकाते थे, कुछ आकर हाथ मिलाते थे और कुछ बस चुपचाप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। लेकिन उस रात की एक बात उसे हमेशा याद रही। उसने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और हल्की हवा में जैसे रिया की आवाज गूंजी, धन्यवाद राहुल। और फिर हमेशा के लिए तीसरी मंजिल शांत हो गई। राहुल को लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आदित्य गिरफ्तार हो चुका था, रिया को इंसाफ मिल चुका था और तीसरी मंजिल की आत्मा अब चैन में थी। मगर कुछ तो था जो अभी भी अधूरा लग रहा था। उसकी नींदें अब भी टूट जाती थी। कुछ अनकही सी बेचैनी उसे अंदर से खाए जा रही थी। एक रात जब वो सोने ही वाला था, तभी उसे हॉस्टल के गेट के पास कुछ हलचल सुनाई दी। वो चुपचाप बालकनी तक गया और नीचे झांका। एक अजनबी सा आदमी हॉस्टल के गेट से अंदर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी और चाल में एक अजीब सी घबराहट। राहुल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो बिना कोई आवाज किए धीरे से नीचे उतरा और उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। आदमी डायरेक्ट हॉस्टल के वार्डन ऑफिस की तरफ गया, जहां अब शेखावत सर अस्थायी रूप से ऑफिस चला रहे थे। राहुल खिड़की के पास छुप गया और उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। मैं अब और नहीं छुपा सकता, उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा। ये सब मेरे हाथों हुआ है। रिया की मौत, आग, सब कुछ। आदित्य तो सिर्फ मोहरा था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी था प्रोफेसर जोशी, वही जो फिजिक्स पढ़ाते थे और हादसे के कुछ ही दिन बाद ट्रांसफर पर चले गए थे। शेखावत सर चौंक गए। तुम क्या कह रहे हो जोशी? रिया को मैंने ही धमकाया था, जोशी बोले। उसके पास मेरी कुछ फोटोज और पेपर्स थे, जिसमें मैंने कॉलेज के फंड से हजारों रुपए गायब किए थे। उसने कहा कि अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया तो वो सबको बता देगी। मैं डर गया, आदित्य को बहकाया। उस रात दोनों की बहस हुई और मैं भी वहां था। जब रिया गिरकर बेहोश हुई, मैंने ही स्टोर में आग लगा दी ताकि सब सबूत जल जाएं। राहुल का दम घुटने लगा। इतने दिन तक वो जिसे हीरो समझता रहा कि उसने सच सामने लाया, अब समझ आ रहा था कि असली साजिश इससे कहीं गहरी थी। और आदित्य? शेखावत सर ने पूछा। उसे मैंने पैसे और वादा दिया, नौकरी, ताकत, सब। वो लालच में आ गया और मुझे बचाने के लिए खुद को सामने लाया। लेकिन अब मैं और नहीं रह सकता इस बोझ के साथ। राहुल दौड़कर अंदर आया। तो तुम असली कातिल हो, उसने चिल्लाते हुए कहा। रिया की मौत का जिम्मेदार तुम हो। तुमने उसे जलाया, तुमने सबको धोखा दिया।
जोशी सर कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी बाहर एक और चीख सुनाई दी। हॉस्टल के सामने से एक लड़की भागती हुई जा रही थी, कपड़े जलते हुए, बाल बिखरे हुए और आंखें फटी पड़ी। रिया, राहुल बुदबुदाया। लेकिन ये रिया नहीं थी। ये थी साक्षी, एक नई छात्रा जो कुछ हफ्तों पहले ही आई थी। वो बदहवास भागते हुए अंदर आई। तीसरी मंजिल फिर से जल रही है। सब दौड़ते हुए बाहर आए। तीसरी मंजिल की खिड़कियों से धुआं निकल रहा था, जैसे वक्त ने खुद को फिर से दोहराना शुरू कर दिया हो। राहुल भागा, सबको पीछे छोड़कर। वो सीढ़ियां चढ़ता गया, एक एक कर हर दरवाजा खोलता गया। लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही समय जैसे थम गया। सब कुछ वैसा ही था। वही स्टोर रूम, वही फटी दीवार और वही फर्श पर जली हुई लकड़ी की बदबू। फिर उसे वहां एक पुरानी डायरी मिली, रिया की डायरी। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कुछ हो जाऊं तो जान लेना, मुझे 2 लोगों ने धोखा दिया। एक वो जिससे मैं प्यार करती थी और दूसरा वो जिससे मुझे ज्ञान मिला था। दोनों ने मिलकर मेरी आत्मा को बांध दिया इस तीसरी मंजिल से। जो कोई इस सच को उजागर करेगा, उसे मेरी मुक्ति का वरदान मिलेगा, वरना मेरी आत्मा हमेशा लौटती रहेगी, हर बार उसी आग के साथ। राहुल नीचे आया और सारा सच पुलिस को बताया। प्रोफेसर जोशी गिरफ्तार हुआ। आदित्य को भी असलियत सामने आने पर जमानत रद्द कर दी गई। और उस रात तीसरी मंजिल से आखिरी बार धुआं उठा। फिर कभी किसी ने वहां कोई परछाई नहीं देखी, कोई चीख नहीं सुनी। साक्षी धीरे धीरे ठीक हो गई। राहुल को कॉलेज में बहादुर लड़का कहा जाने लगा, मगर वो मुस्कुराकर सब कुछ टाल देता। उसने अब एक नई डायरी शुरू की थी, जिसमें वो हर रात एक बात लिखता। सच चाहे जितना भी गहरा हो, एक ना एक दिन सामने आता ही है। बस किसी को होना होता है उस तीसरी मंजिल तक पहुंचने वाला। और वो जानता था, अब रिया पूरी तरह आजाद थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।